वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आदित्य गुप्ता आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीवीआईटी में। तो दोस्तों, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के इस सेकंड लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड रिएक्शन, और किसी रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करेंगे वो भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बैलेंस्ड रिएक्शन किसे कहते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, अ रिएक्शन इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान से सुनिएगा, एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट साइड एज वेल एज ऑन प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल। अब इसको देखिए, आराम से समझते हैं। अगर देखिए कोई रिएक्शन है और ये रिएक्टेंट है, ए प्लस बी हमारे रिएक्टेंट है, ये रिएक्शन हो रहा है और ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है सी प्लस डी। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम तब कहेंगे जब नंबर ऑफ एटम्स, जैसे ये हमारा कोई एक कंपाउंड हो गया, अब इसमें जितने एटम्स हैं, इधर जितने एटम्स हैं, उसका जो टोटल सम है वो इस साइड हो। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक जिंक का एग्जांपल पढ़ा था कि जिंक को हम डाल रहे थे H2SO4 में, ठीक। तो आपको पता है क्या रिएक्शन हो रहा था, ZnSO4 प्लस H2। तो अब देखिए, कहने का मतलब है कि बैलेंस्ड इक्वेशन कब कहेंगे। अब इसको पहले चेक कर लेते हैं बैलेंस्ड है कि नहीं। देखिए इस साइड जो रिएक्टेंट है जिंक और H2SO4, इसमें आप काउंट करिए कितने जिंक के एटम्स हैं। तो देखिए एक यहाँ पर है और इधर नहीं है, तो टोटल जिंक के एटम्स रिएक्टेंट साइड में 1 है। अब प्रोडक्ट साइड में काउंट करते हैं। प्रोडक्ट साइड में भी देखिए एक ही जिंक है, तो ये जिंक तो एक हो गया। जैसे हमने जिंक को देखा एक एक बराबर है, वैसे ही जितने एलिमेंट्स के एटम रिएक्टेंट साइड है उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड होने चाहिए, यानी इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अब हम ऑक्सीजन को चेक करेंगे, तो ऑक्सीजन देखिए इधर 4 है और इस साइड भी देखिए 4 है। फिर बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन 2 है। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जिंक के एटम्स जितने रिएक्टेंट साइड हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड हैं, यानी कि वो इक्वल हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब एक एग्जांपल हम समझते हैं अनबैलेंस्ड का, कि कब अनबैलेंस्ड रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जो हमारा वाटर का फॉर्मेशन होता है उसका एग्जांपल। H2 plus O2 reacts to give H2O। अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपके रिएक्टेंट है, H2O ये जो फॉर्म हो रहा है ये आपका प्रोडक्ट है। अब गिनते हैं हाइड्रोजन के एटम्स, फिर हम गिनेंगे ऑक्सीजन के। तो देखिए रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 एटम्स हैं, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। प्रोडक्ट साइड आपके हाइड्रोजन के हैं 2 एटम्स, ठीक। हाइड्रोजन तो बराबर हैं दोनों साइड। अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में है 2, लेकिन आप यहाँ प्रोडक्ट साइड देखेंगे ऑक्सीजन बस 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब 1 होता है। तो ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 1 है। अब देख सकते हैं यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यानी ये बैलेंस्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पर बराबर नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब हम कोशिश ये करते हैं, हमारा प्रयास हर समय ये रहता है कि किसी भी रिएक्शन को हम बैलेंस कर दें, क्योंकि बैलेंस करने से कई सारे फायदे होते हैं। न्यूमेरिकल्स इजी हो जाते हैं, मोल कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रॉपर्ली बैठते हैं, इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब एक बार वापस इस रिएक्शन पे फिर से आते हैं। देखिए सोचने वाली बात ये है कि रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 था और प्रोडक्ट साइड में 1 हो गया। तो मन में आता है कि क्या रिएक्शन के टाइम एक ऑक्सीजन खत्म हो गया या फिर गायब हो गया? तो इसका आंसर है नहीं, नो। और ये आप बात पढ़ भी चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? क्लास 9th के चैप्टर 3 में। याद करिए हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि एटम्स कैन नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी एटम को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में। अब यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है और अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ 2 ऑक्सीजन था, यहाँ 1 हो गया, तो लग रहा है कि एक ऑक्सीजन एटम डिस्ट्रॉय हो गया, पर यहाँ ये गलत है। तो इस पॉइंट से ही हमारा बैलेंस्ड रिएक्शन का जो पॉइंट था, जो कॉन्सेप्ट था, जो थ्योरी था, वो यहाँ से डेवलप हुआ कि किसी भी बैलेंस इक्वेशन का क्या इंपॉर्टेंस होगा वो हमने समझा। तो देखिए एक और बात यहाँ आप नोट कर लीजिएगा कि जब भी कोई बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगा तो उस केस में मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होगा, यानी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा। पर अगर अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है तो यहाँ पर ये फॉलो नहीं होगा। इसको फॉलो कराने के लिए आपको इस
इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो दो बात आपने क्या सीखी कि बैलेंस्ड रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से आया कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और दूसरा पॉइंट ये सीखा कि जब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो था आपका पॉइंट वो सेटिस्फाई होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। किसी भी रिएक्शन में फॉर एग्जांपल A प्लस बी जनरल रिएक्शन ले रहे हैं गिव्स C प्लस डी। अब इस रिएक्शन में जब हम डिफरेंट टाइप के एटम्स को इक्वल करते हैं इस साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसी प्रोसेस को हम बैलेंसिंग कहते हैं। यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे रिएक्टेंट साइड उनका नंबर कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसको इक्वल कर देना प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स प्रेजेंट है उस सेम एलिमेंट के। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये समझ लीजिए कि जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ एक नंबर जोड़ते हैं, कोई भी वो नंबर हो सकता है 1 2 3 4 या फिर फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, पर हम नया एटम नहीं जोड़ सकते या फिर हम ये केमिकल फॉर्मूला नहीं चेंज कर सकते। जैसे हम कह रहे हैं अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और H2O बन रहा है तो बैलेंस करने के लिए ऐसा नहीं करेंगे कि हम बीच में नाइट्रोजन ले आएं या फिर कुछ और ले आएं, नहीं ये हम नहीं कर सकते, ये गलत है। जब भी बैलेंस करना हुआ तो हम इसी के आगे पीछे नंबर जोड़ेंगे जिससे ये बैलेंस हो जाए, कोई नया एटम या फिर कोई नया कंपाउंड किसी रिएक्शन में अचानक से नहीं आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर फिर से वही पॉइंट आ जाता है कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर अचानक से कोई एटम हम क्रिएट नहीं कर सकते किसी केमिकल रिएक्शन में। अब हम इसी रिएक्शन को पहले बैलेंस करना सीख जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। तो देखिए जो आपके सिलेबस में है क्लास 10th के सिलेबस में वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा है? हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का अगर आप आसान भाषा में बोलें तो होता है तुक्का मारना या फिर गैस करना कि यहाँ पर अच्छा ये कर दें तो ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम गैस ही करके इसका आंसर पता करते हैं। देखिए क्या क्या है, आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास ऑक्सीजन है। ये आपने अभी लास्ट स्लाइड में करा ही था कि हाइड्रोजन 2 हैं, इधर भी 2 हैं, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है। अब देखिए बैलेंस करने के लिए क्या करना है, अगर यहाँ पर 2 ऑक्सीजन होता तो आपका काम बन जाता क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। तो ऐसा करते हैं इसके आगे 2 रख देते हैं। अब देखिए क्या क्या चेंज हुआ, चेंज क्या हुआ कि हाइड्रोजन हमारा 2 से 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। अब ऐसा करने पर ऑक्सीजन तो आपका बैलेंस हो गया पर फिर से हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ प्रोडक्ट साइड में है 4, रिएक्टेंट साइड में है 2, तो अगर इसको भी हम 4 कर दें किसी तरह तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर हो गया 4 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में भी हो गया 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर है 2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में भी 2 ऑक्सीजन। तो इस तरह से हमने एक गैस लिया कि अगर हम यहाँ 2 और 2 मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन आपका क्या बन गया, फिर से लिखते हैं 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। इस तरह से इस रिएक्शन को पढ़ा जाता है कि अगर हमने 2 हाइड्रोजन एटम लिया, सॉरी 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लिए, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया तो उससे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन रहा है। और हमने चेक भी कर लिया 4 हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर भी 4, यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम, इधर भी 2 ऑक्सीजन। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। अब हम जो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे समझने के लिए वो है हमारा एनसीईआरटी का एग्जांपल और रिएक्शन है Fe यानी आयरन प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस करके सीखेंगे। अब फर्स्ट स्टेप ये है कि आप इस रिएक्शन को जैसे लिखा है वैसे ही लिख लीजिए और इसके अराउंड एक बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बनाने से क्या होगा कि आप ये कंफर्म कर देंगे कि बॉक्स के अंदर का जो चीज़ है इसको आप नहीं चेंज कर सकते। बॉक्स के बाहर आप कोई नंबर ऐड करेंगे लेकिन बॉक्स के अंदर आप कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप रिएक्शन एक बार लिख लीजिए Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, जो हमारे पास एलिमेंट्स के एटम्स हैं अलग अलग, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड लिख लेंगे। ऐसे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। आयरन देखिए रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड देखिए ये जो नीचे लिखा हुआ है यही होता है टोटल नंबर। तो देखिए यहाँ 3 जो है Fe हैं, 3 आयरन के एटम्स हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं,
इस साइड भी 2 हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, पर प्रोडक्ट साइड में 4 हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये बैलेंस्ड रिएक्शन तो नहीं है। अब इसको बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए अब अगला स्टेप समझते हैं। अब ये वाला जो स्टेप है, ये कोई थंब रूल आपका नहीं है कि आपको यही फॉलो ही करना है, पर जैसे आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से ऐसा अगर आप करेंगे तो ईजी होगा। तो रूल ये कहता है कि आप उस कंपाउंड को सबसे पहले बैलेंस किए जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देखें तो सबसे ज़्यादा एटम देखिए किसके हैं, यहाँ पर है, और यहाँ पर भी किसका, ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन का यहाँ 4 एटम्स हैं। तो रूल नंबर 3 हमें ये कहता है कि आप सबसे पहले उस कंपाउंड को पकड़ लिए। वो कंपाउंड आपका रिएक्टेंट साइड भी हो सकता है और प्रोडक्ट साइड भी हो सकता है। तो उसमें आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स कहाँ हैं। तो हमारे इस एग्जाम्पल में ये ऑक्सीजन पे है। अब देखिए ये कोई थंब रूल नहीं, आप आयरन भी पकड़ के अपना आगे काम चला सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर ऐसे कन्वीनियंस के हिसाब से आप ऑक्सीजन पहले उठा लीजिए। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 4 है और रिएक्टेंट साइड में 1 है। तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 4 है, आपको यहाँ पर 1 गिवन है। अब आपको चाहिए कि यहाँ 4 ऑक्सीजन होते तो ये बैलेंस हो जाता। तो आप क्या करेंगे, H2O के सामने 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा और हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, ये आपका कट के हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8, यहाँ पर 4 लाने से। अब देखिए ऑक्सीजन तो आपका बैलेंस हो गया, पर हाइड्रोजन और Fe अभी भी अनबैलेंस्ड है। तो अब इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। तो देखिए आपका ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, अब हम करेंगे हाइड्रोजन या आयरन को बैलेंस। किसी भी एक को आप उठा लीजिए। तो देखिए स्टेप 4 में आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन, सॉरी आयरन को बैलेंस। तो अब फॉर एग्जांपल हम पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है। तो अब क्या करें, यहाँ पर सॉरी 2 है। तो देखिए अगर इसके सामने हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अगर ऐसे कर देंगे तो यहाँ 8 हो गया। अब हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीज़ बैलेंस हो गया। अब बचा लास्ट में आयरन। आयरन रिएक्टेंट साइड है 1, प्रोडक्ट साइड है 3। तो अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बना वो था 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। और यहाँ पर हमने चेक भी कर लिया कि ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8 और आयरन 3 है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सब बराबर हैं, इक्वल हैं। तो इस तरह से हमारा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बन गया। अब एक छोटा सा पॉइंट और क्या नोट करने वाला है कि देखिए जब आपको सबसे स्टार्टिंग में बैलेंस करना था, यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन ही सबसे पहले करे थे, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया था 4 से। अब हम 4 की जगह 8 भी मल्टीप्लाई करते तो हमारा काम हो जाता। कैसे, अगर यहाँ हम 8 से मल्टीप्लाई करते तो हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो भी देखिए यहाँ 8 ऑक्सीजन होता और इधर भी 8 ऑक्सीजन होता। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ 16 हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पर आपको 8 से मल्टीप्लाई करना होता। और अगर ऐसा करते तो फिर आपका ये फंसता आयरन का। तो आयरन आपका हो जाता 3 to the 6, तो यहाँ पर 6 आया था। तो इस तरह से भी आप बैलेंस कर सकते हैं। पर हमारी कोशिश यहाँ ये रहती है कि हम यहाँ पर सबसे छोटा अंक यानी सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा होल नंबर हम यहाँ पर चूज करें। उससे क्या होगा, इजी होगा। अब जैसे आपका ये रिएक्शन हो जाता तो आप इसको फिर से 2 से डिवाइड करते तो आपका अल्टीमेटली क्या आ जाता, 3 4 1 4। यही आ गया आपका, देखिए 3 4 1 4। यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1। तो एक बार छोटा सा रूल था। अब इस मेथड से जो हमने बैलेंस किया, इसी को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्योंकि हमने कोई देखिए रूल तो ऐसा फॉलो किया नहीं, हमने एक तरह से बस गेस लिया, तुक्का मारा कि अगर यहाँ 4 से करते हैं, यहाँ 3 से, यहाँ 4 से, तो हमारा केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। और ये हमने 2-3 स्टेप में किया। तो अब आप जैसे जैसे आगे और प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे कि आपको खुद पता चल जाएगा पहले किसको बैलेंस करें, किसको बाद में करें। और आप अभी कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे तो आपको थोड़ा इस कॉन्सेप्ट पे और क्लियरिटी आ जाएगी। तो देखिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन रिएक्ट्स टू गिव NH3। अब देखिए जो आपका H2 है ये तो हाइड्रोजन गैस है, N2 आपका नाइट्रोजन गैस है, और ये जो NH3 है ये होता है आपका अमोनिया। आप ये नाम याद रखिएगा, हो सकता है कभी पूछ ले, और नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। NH3 मतलब अमोनिया। और आपको यहाँ ध्यान भी आ रहा होगा कि आपने एक पहले अमोनियम आयन पढ़ा था। अमोनियम आयन था आपका NH4 प्लस।
तो देखिए दोनों चीज़ डिफरेंट होता है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको पता है क्या लिखते हैं हम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन है 2 और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन है 3। अब नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में है 2 और प्रोडक्ट साइड में राइट हैंड साइड है नाइट्रोजन 1। तो अब इसको देखिए, बैलेंस है कि अनबैलेंस पहले चेक करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो यानी ये हमारा अनबैलेंस्ड है। अब इसको हमें बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, उस एटम या उस कंपाउंड को पकड़ेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो। तो देखिए आप NH3 को यहाँ ले लीजिए। NH3 में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन यहाँ 3 है। अब आप सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करना शुरू करिए। देखिए यहाँ पर 3 है, रिएक्टेंट साइड 2 है, तो अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 3 से, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा 6 और यहाँ पर भी हो जाएगा 6। तो ये आपका हो गया 6, ये हो गया 6। हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया। अब बचा नाइट्रोजन बैलेंस करना। नाइट्रोजन अभी भी यहाँ रिएक्टेंट साइड 2 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड हो गया है 2। तो आप देख रहे हैं कि एक ही स्टेप में आपका 2 लोग बैलेंस हो गया। तो आपका बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या आ गया, 3H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3। ये होगा आपका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये देखिए इस तरह आप जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो कुछ कुछ एक ही स्टेप में हो जाएगा, 2-3 स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों बैलेंस हो गया यहाँ। और ये आपका NCERT का एग्जाम्पल है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके पहले भी आपने जो Fe वाला एग्जाम्पल देखा, आयरन प्लस H2O का एग्जाम्पल, तो वो भी आपका NCERT का ही था। तो NCERT के एग्जाम्पल्स या फिर क्वेश्चंस को आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि क्वेश्चंस आने की चांसेस वहाँ से ज़्यादा होती है। चलिए एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं हमारे NCERT बुक से ही। क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन। अब हर जगह देखिए आपको डायरेक्ट सिंबल में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपके NCERT में ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पर वर्ड्स में लिखा है। वर्ड्स में मतलब जैसे ऐसे लिखा है, सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर। तो आपको इसको खुद से कन्वर्ट करना पड़ेगा कि इसका मतलब है कि Na रिएक्ट्स विथ वाटर मतलब प्लस H2O कह रहा है। और यहाँ पर फिर आगे क्या दिया है, टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अब इसको यहाँ ना लिख के डायरेक्ट इसको हम, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला क्या क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का 2 पार्ट था। पहला पार्ट यही था कि आपको जो वर्ड में लिखा है, स्टेटमेंट में लिखा है, इसको आप इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए, और दूसरा स्टेप ये कह रहा है कि आप इसको बैलेंस करिए। अब देखिए बैलेंस करने का वही, हम सारे एटम्स को काउंट कर लेंगे, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कितने हैं। तो देखिए आपके पास एक सोडियम का एटम है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन के एटम्स हैं। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड कितने हैं वो लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो टोटल आपका 3 हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पर 1 है, इधर भी 1 है, तो ये लिख लेंगे हम। अब देखिए एक नई बात आपने यहाँ सीखी कि हाइड्रोजन जरूरी नहीं है कि एक साथ ही प्रेजेंट हो प्रोडक्ट में, अलग अलग भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। देखिए रिएक्टेंट साइड एक ही साथ था, पर प्रोडक्ट साइड अलग अलग हो गया। तो जब हम काउंट करेंगे तो हम टोटल काउंट करते हैं प्रोडक्ट साइड में, यानी इसका भी टोटल, इसमें कितने प्रेजेंट है वो काउंट करेंगे और यहाँ कितने प्रेजेंट है वो भी काउंट करेंगे। तो जो टोटल जो ऐड करके जो हमारा सम आएगा उसको यहाँ लिखते हैं। अब इसको हम बैलेंस करना सीखते हैं। देखिए यहाँ पर सोडियम और ऑक्सीजन ऑलरेडी आपके बैलेंस्ड हैं, आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन पे। अब जैसे जैसे आप इसको हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, हो सकता है आपका सोडियम और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाए या फिर हो सकता है अनबैलेंस हो जाए, तो आपको ये देखना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 3 है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ H2O को जो है हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं वो आपको अभी समझ में आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये तो 4 बन जाएगा और आपका ऑक्सीजन 2 बन जाएगा। अब देखिए जब यहाँ 4 हो गया, अब इस साइड बैलेंस कैसे करेंगे। अब यहाँ पर है आपका 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप टोटल हाइड्रोजन अब काउंट करिए, यहाँ हो गया 2 + 2 4। तो आपका देखिए हाइड्रोजन इस तरह से बैलेंस हो गया, पर क्या क्या चेंज हो गया, ऑक्सीजन यहाँ अब 2 हो गया और इस साइड में भी ऑक्सीजन 2 हो गया, तो ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस है। अब बचा सोडियम, सोडियम यहाँ आपका 2 हो गया प्रोडक्ट साइड, लेकिन रिएक्टेंट साइड 1 ही है, तो 1 से अब इसको 2 करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके आगे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 2। अब देखिए सोडियम आपका दोनों साइड 2, हाइड्रोजन दोनों साइड 4, ऑक्सीजन दोनों साइड 2,
तो ये आपका हो गया बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो फाइनल इक्वेशन आपका बन गया 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2। ये आपका हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फाइनल। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम सीखेंगे वो ये है कि कब या फिर किस तरह से हम इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। और इन्फॉर्मेटिव मतलब अब इसमें से और क्या क्या हम जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए उसका लिखने का तरीका होता है। अब एक एग्जांपल से भी इसको ही समझ लेते हैं डायरेक्ट। तो देखिए 3 तरीके से आप इसको और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है, आप फिजिकल स्टेट लिख दीजिए। फिजिकल स्टेट यानी आपका जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में है, लिक्विड है, गैस है या फिर सॉलिड है। तो मतलब अगर आप इसका फिजिकल स्टेट आप बता देंगे तो ये आपका और इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा, फिजिकल स्टेट। और ये आपके शॉर्ट फॉर्म है, लिक्विड गैस सॉलिड, LGS। सेकेंड पॉइंट क्या है, बाय इंडिकेटिंग हीट चेंजेस। कोई हीट चेंज अगर हो रहा है रिएक्शन में, यानी अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, उसको शो करके आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो और इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है कंडीशंस, यानी किस किस कंडीशन में वो पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा है, क्या रिक्वायरमेंट्स है उस रिएक्शन के होने के लिए। तो ये आपके ओवरऑल 3 पॉइंट जो हैं हमारे किसी भी केमिकल रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना देते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हम वही अपना सबसे पहला वाला एग्जाम्पल लेंगे। क्या किए थे हम, H2SO4 में जिंक के मेटल को डाल दिए थे। तो देखिए पहले आप रिएक्शन लिख लीजिए, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने क्या सीखा है, फिजिकल स्टेट बताना। अब जो देखिए जिंक का जो ग्रैन्यूल्स होता है वो सॉलिड होता है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे आगे S। अब H2SO4 है, ये आपका लिक्विड होता है और लिक्विड कैसा, वो पानी में डिजॉल्व। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्वस, AQ। इसको आप ध्यान रखिए, ये होता है एक्वस। अब इस एक्वस का ये मतलब होता है कि आपका जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। अब आप पूछेंगे सॉलिड सॉल्वेंट क्या होता है, तो देखिए जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, यहाँ साइड में लिख देता हूँ। ये याद करने का ट्रिक है, देखिए जो कम है वो सॉल्यूट है और जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है। और आपको ये भी पता होगा कि वाटर जो होता है हमारा H2O, ये आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब ये मैक्सिमम चीज़ों को अपने में डिजॉल्व कर लेता है, जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया। इस तरह से आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें जिसको जो है मतलब H2O जो है अपने में डिजॉल्व कर लेता है। तो आप यहाँ पर ये भी याद रखिएगा स्टेटमेंट कि आपका जो H2O है वो आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब वापस इस रिएक्शन पे आ जाते हैं। H2SO4 के सामने हम लिखेंगे एक्वस, यानी ये लिक्विड स्टेट में है और एक्वस का मतलब हो गया यहाँ पर वाटर सॉल्वेंट है। ये हमारा बन जाएगा जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और ये भी एक्वस होगा। ये हो गया AQ, यहाँ नीचे लिख देते हैं, यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, AQ। और बचा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आपका हो गया गैस। आपको पता है हाइड्रोजन गैस होता है, तो यहाँ G लिख देंगे। तो देख सकते हैं अगर आप रिएक्शन देखें डायरेक्ट तो आपको हर चीज़ का फिजिकल स्टेट पता हो जाएगा कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड फॉर्म में है एक्वस, ये भी लिक्विड है एक्वस, और ये गैशियस स्टेट में है क्योंकि यहाँ G लिखा हुआ है। अब वापस से हम कुछ और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं और उसी एग्जांपल से अगर कुछ नया पॉइंट्स होगा तो उसको हम सीखेंगे। तो देखिए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। अब इसके लिए पता होना चाहिए कि बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। बेरियम आयन होता है Ba+2, क्लोराइड होता है Cl-। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके नीचे 2 1, वही आपका क्रिस क्रॉस मेथड, तो फॉर्मूला हो गया BaCl2। तो क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम सल्फेट के साथ। अब सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला देखते हैं। सोडियम होता है Na+, सल्फेट होता है SO4 इसके नीचे 1, इसके नीचे 2, वही आप क्रॉस मल्टीप्लाई, फॉर्मूला बन गया Na2SO4। तो देखिए अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ना ज़रूरी है ही, पर जो आपने लास्ट क्लास 9th में पढ़ा है आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन या फिर फॉर्मूले बनाना, वो भी कितना इंपॉर्टेंट है। आपने जो आयंस पढ़ा तो वो यहाँ तक काम आ रहा है। तो अगर आपको देखिए बैलेंस करना आता भी हो पर आपको अगर फॉर्मूला ही ना पता हो तो आप क्या करेंगे,
तो इसलिए आपको पहले की नॉलेज भी बहुत रिक्वायर्ड है, इसीलिए 9th पढ़ना भी ज़रूरी है अगर आपको 10th सही से पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे Na2SO4, ये हो गया आपका रिएक्टेंट। अब इसके बाद प्रोडक्ट क्या कह रहा है, रिएक्ट्स टू गिव बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट हो जाएगा आपका BaSO4 प्लस, और क्या दे रहा है प्रोडक्ट, सोडियम क्लोराइड यानी आपका NaCl। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, तो वही हम अपने पुराने मेथड पे आ जाएंगे। सबसे पहले लिख लेंगे कितना कितना अमाउंट प्रेजेंट है। Ba क्या क्या आइटम्स है आपके पास, देखिए बेरियम हो गया, Cl हो गया, Na हो गया, सल्फर हो गया और ऑक्सीजन हो गया। देखिए आपका यहाँ पर ये बड़ा एग्जाम्पल आ गया। अब देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही हो जाएगा, कम ही स्टेप में बल्कि हो जाएगा। आप 2-3 देखिएगा बैलेंस करेंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली जो बचे 2-3 हैं वो हो जाएंगे बैलेंस। बेरियम यहाँ पर हमारा 1-1 है दोनों साइड। Cl देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 2 यहाँ 1। सोडियम यहाँ पर 2 है और इधर 1 है, तो सोडियम भी 2 1। सल्फर देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बचा लास्ट में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो एक तरह से आप देख रहे हैं ऑक्सीजन आपका बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है और बेरियम बैलेंस है, बचा Na और Cl को बैलेंस करना। अब आप देखिए इसको पकड़ लीजिए सबसे पहले Na2SO4। यहाँ पर हम देख रहे हैं सोडियम 2 है और यहाँ पर सोडियम 1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा सोडियम यहाँ पर 2 हो जाएगा और Cl भी 2 हो जाएगा। तो देखिए ये तो आपका एक ही स्टेप में रिएक्शन बैलेंस हो गया, Cl भी 2-2 बराबर, Na भी 2-2 बराबर। तो फाइनल आपका आंसर यही आ गया कि BaCl2 प्लस Na2SO4। देखिए इस केस में आपका रिएक्टेंट साइड कुछ नहीं चेंज करना पड़ा, यानी हमने यहाँ पर कुछ ऐड नहीं किया, दोनों 1-1 ही हैं। टू गिव BaSO4, ये भी ऐसे ही है, प्लस 2 NaCl, और आपने चेक भी कर लिया कि ये बराबर हैं दोनों साइड। तो इस तरह से एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए इसमें फिजिकल स्टेट भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला था सॉल्यूशन ऑफ BaCl2, यानी ये एक्वस स्टेट में है। फिर Na2SO4 के लिए कह रहा है कि ये इन वाटर प्रेजेंट है, यानी ये भी हमारा एक्वस हो गया। टू गिव BaSO4, अब BaSO4 के लिए वो नया टर्म यूज कर रहा है। आप क्वेश्चन अगर बुक में देखेंगे तो वहां पर लिखा है इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। क्या लिखा है, इनसॉल्युबल। अब देखिए जो इनसॉल्युबल होता है इसका मतलब होता है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। प्रेसिपिटेट मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है और आपका ये जैसे इनसॉल्युबल हो जाता है, यानी ये डिजॉल्व नहीं हो रहा सॉल्यूशन में, तो ये एकदम नीचे बैठ जाता है। और ये बैठता किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। तो अगर आपको कहीं दिख जाए कि इनसॉल्युबल कह रहा है तो आप उसका फिजिकल स्टेट लिखेंगे एस फॉर सॉलिड। और ये BaSO4 हमारा वाइट प्रेसिपिटेट होता है, इसी को आप प्रेसिपिटेट भी कहते हैं, जो आपका नीचे फॉर्म हो रहा है इसी को प्रेसिपिटेट और शॉर्ट में लिखते हैं PPT। तो आपका BaSO4 वाइट प्रेसिपिटेट होता है। अब बचा NaCl का आपको पता है ये एक्वस स्टेट में होता है, यानी ये पानी में डिजॉल्व होता है। तो इस तरह से आपने इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर लिया और फिजिकल स्टेट भी लिख लिया। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख लीजिए, इन वाटर आप यहीं पर आप लिख लीजिए स्टेट एक्वस हो गया। रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है आपका HCl, और इसका सॉल्यूशन मतलब ये भी आपका एक्वस हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये इन वाटर है। इन वाटर मतलब आपको जो सॉल्वेंट है वो H2O हो गया, और H2O होता है तो हम लिखते हैं एक्वस स्टेट। ये रिएक्शन कर रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन एंड वाटर, NaCl प्लस H2O। तो NaCl आपको पता है ये एक्वस होगा, और पानी तो भाई खुद ही लिक्विड होता ही है। अब देखिए यहाँ पर एक और बताते हैं, देखिए इस क्वेश्चन के लिए तो नहीं है, पर H2O का अगर आपको कहीं लिख जाए गैस, तो इसका मतलब होता है कि ये H2O स्टीम से रिएक्ट कर रहा है, यानी ये भाप से रिएक्शन दिखा रहा है। अगर H2O गैस दिख जाए तो इसका मतलब होता है स्टीम से रिएक्शन। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। वैसे बैलेंस दिख ही रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। सोडियम दोनों साइड 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, इधर भी 1। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, तो टोटल 2, और यहाँ हाइड्रोजन 2। बचा क्लोरीन, क्लोरीन भी दोनों साइड 1-1 है। तो ये आपका रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये लिखना आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मेनली इसलिए था कि आप इसको स्टेटमेंट से केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना सीखें, और साथ में इसका जो
फिजिकल स्टेट है उसको भी लिखना सीखें। अब एक और एनसीईआरटी का एग्जांपल समझते हैं। क्वेश्चन दिया है कि HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। अब ये जो आपका HNO3 है ये आता है आपका नाइट्रिक एसिड। CaOH होल ट्वाइस आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। CaNO3 होल ट्वाइस आपको पता है कि कैल्शियम नाइट्रेट है और H2O तो आपका वाटर है। अब इसको आपको बैलेंस करना है। यहाँ पर हम साइड में लिख लेंगे कितना कितना एटम्स प्रेजेंट है। आपका हो गया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम और हाइड्रोजन तो हमने लिख लिया है। अब देखिए दोनों साइड इसका लिखते हैं कितना नंबर प्रेजेंट है। एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, यहाँ हो गया 2, तो टोटल हो गया रिएक्टेंट में 3 हाइड्रोजन। प्रोडक्ट में आपके हाइड्रोजन हो गए 2। नाइट्रोजन यहाँ हो गया 1 रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट में नाइट्रोजन हो गया आपका 2, क्योंकि ये होल ट्वाइस है। होल ट्वाइस मतलब देखिए नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 3 इंटू 2, इस केस में ऐसे मल्टीप्लाई कर दे हैं। 3 इंटू 2 यानी कि 6 ऑक्सीजन है यहाँ पर इसमें। तो नाइट्रोजन हो गया 2, ऑक्सीजन देखिए यहाँ 3 और यहाँ 2, तो 3 2 5। अब प्रोडक्ट साइड आपका कितना हो गया 3 2 6, यहाँ 6 और एक यहाँ 7। कैल्शियम आपका बैलेंस करते हैं। कैल्शियम यहाँ पर 1 है और प्रोडक्ट साइड भी आपका कैल्शियम 1 है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, ये जो 2 है ये NO3 के लिए है, कैल्शियम के लिए नहीं है। कैल्शियम 1 ही है। अब इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए वही आपको पुराना अपना गैस लेना होगा। गैस क्या लेते हैं कि चलिए हम सबसे पहले इसको पकड़ते हैं। अब इसमें ध्यान से देखिए, आप देख रहे हैं ऑक्सीजन यहाँ पर 7 है, 7 7 कैसे, एक यहाँ पर और 6 यहाँ पर। तो सबसे पहले इसी को बैलेंस कर देते हैं। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहिए, यहाँ पर भी 2 जगह प्रेजेंट है, इस साइड भी 2 जगह प्रेजेंट है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम इसको अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम इसको सबसे पहले नहीं चूज करेंगे बैलेंस करने के लिए। हम कोई और एटम प्रेजेंट देखेंगे जो अकेले प्रेजेंट हो। तो देखिए हाइड्रोजन भी आपका 2 जगह है, ऑक्सीजन भी 2 जगह है, कैल्शियम आपका 1 जगह है और नाइट्रोजन 1 जगह है। अब देखिए कैल्शियम तो आपका बैलेंस है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो अब नया चीज़ क्या सीखेंगे, नाइट्रोजन को बैलेंस करना। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे आपका नाइट्रोजन बैलेंस होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 हो गया, क्या क्या चेंज हुआ उसको लिख लेते हैं। हाइड्रोजन आपका चेंज हो जाएगा, 2 पहले से यहाँ था और 2 और आ गया, तो यहाँ टोटल 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन भी आपका चेंज हो गया, 2 यहाँ था और अब यहाँ 6 आ गया, तो 6 2 8, यहाँ 8 ऑक्सीजन हो गया। और कैल्शियम पे आपका चेंज नहीं आया, तो नाइट्रोजन तो यहाँ बैलेंस हो गया। अब देखिए नाइट्रोजन बैलेंस करने के चक्कर में आपका हाइड्रोजन जो है डिस्टर्ब हो गया। हाइड्रोजन भी देखिए यहाँ तो 2 जगह प्रेजेंट है, पर प्रोडक्ट साइड एक ही जगह प्रेजेंट है, तो अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2, तो टोटल 4। अब यहाँ पर 2 ही है, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए अगर आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। और ऑक्सीजन आपका देखिए एक और बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीजन था यहाँ 6 और यहाँ 2 8, तो ऑक्सीजन हो गया 8। तो अब देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले नाइट्रोजन बैलेंस किया और उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस किया, तो इतने में ही आपका पूरा रिएक्शन देखिए बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4 दोनों साइड, नाइट्रोजन 2 दोनों साइड, ऑक्सीजन 8 और कैल्शियम 1। तो आपका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या बन गया, 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O। यानी यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो नया बात आपने क्या सीखा कि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो, जैसे ये था इसी को हम उठाएं, इसके जगह कुछ और भी उठा सकते हैं। इसको चूज करते तो हम और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस जाते। तो सिंपल रखने के लिए हमने क्या चूज किया कि जो अकेला प्रेजेंट था, अकेला यानी नाइट्रोजन को हमने उठाया, यहाँ पर अकेले प्रेजेंट है, यहाँ पर भी अकेले है। ऑक्सीजन में क्या दिक्कत था, ऑक्सीजन यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन हर जगह प्रेजेंट है। तो इसको हम बैलेंस करने जाते तो एक जगह बैलेंस करते दूसरी जगह डिस्टर्ब हो जाता, तो इसलिए हमने ऐसा उठाया जिसको एक बार बैलेंस कर दें तो बार बार उसको बैलेंस करने की ज़रूरत ना पड़े। अब एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। बैलेंसिंग रिएक्शन है आपका NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। अभी आपका बहुत ज़्यादा कॉमन रिएक्शन है, आपने इसको बहुत जगह देखा होगा। कहाँ देखा होगा आपने, एसिड बेस वाले चैप्टर में, जहाँ पर आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। कैसे, H2SO4 होता है आपका एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, NaOH है आपका बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, ये आपका होता है सॉल्ट।
और ये हो गया वाटर। तो आप देखिए पढ़ तो रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, पर साथ में ही आपका क्या क्या रिवाइज हो रहा है, एसिड बेस और सॉल्ट के कॉन्सेप्ट्स। तो देखिए अब इसको बैलेंस करते हैं, लिख लेते हैं क्या क्या है। सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है। सोडियम कितना है, यहाँ पर 1 है, प्रोडक्ट साइड में है हमारा, ये देखिए 2। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 4 और यहाँ 1, 5। इस साइड है आपका 4 और 1 ये 5, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन है 1 और 2, यहाँ 3 हो गया टोटल। और इस साइड हाइड्रोजन है 2, बचा सल्फर। सल्फर है यहाँ 1 और यहाँ पर भी 1। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन और सल्फर तो बैलेंस्ड है, बचा सोडियम और हाइड्रोजन को बैलेंस करना। तो अब देखिए यहाँ पकड़ते हैं Na2SO4, इसको उठाते हैं। यहाँ पर है 2 Na, 2 सोडियम, यहाँ पर है 1 सोडियम। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका सोडियम चेंज होकर हो जाएगा 2, ऑक्सीजन एक और बढ़ जाएगा, ये होगा 6, और हाइड्रोजन हो गया आपका एक और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए रिएक्टेंट साइड आपका हाइड्रोजन हो गया 4, 2 यहाँ पर 2 यहाँ, और प्रोडक्ट में कितना है, सिर्फ 2 है। तो यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और 2 से मल्टीप्लाई करने पर ऑक्सीजन भी एक बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 6। तो देखिए ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। कैसे, सोडियम भी 2 है दोनों साइड, ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 4 और सल्फर 1। तो यहाँ पर आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन ये टॉपिक खत्म होता है। अब देखिए ये टॉपिक ऐसा है ना कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्लियर होगा। ये टॉपिक है प्रैक्टिस वाला, और जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ऐसे मैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल करा दूं, पूरा एनसीईआरटी सॉल्व करा दूं, प्रीवियस ईयर करा दूं, पर जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। तो आप अब पेन कॉपी उठाइए, खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ उठाइए, और एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हैं एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। जहाँ पर भी जो भी डाउट हो उसको आप पूछिए, अपने फ्रेंड सर्कल में पूछिए, मुझसे पूछिए, किसी भी बड़ी दीदी भैया से पूछिए, लेकिन उस डाउट को क्लियर करिए, उसको रहने मत दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।